हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बाकी बचे हुए क्वेश्चन हल करेंगे जो पिछली लास्ट वीडियो में हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे। जो क्वेश्चन बच गए था आज उन्हें कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन वह लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सेकंड, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन नंबर 4 है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। तो गाइज आप बताइए कौन सा आंसर हो सकता है इसका। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कृतिका के बारे में बताया कि वह घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बात करती है। फ्रेंड्स, जहाँ हमारे विचारों को सुना जाता है, जहाँ हमारी बातों को सामने वाले अच्छे से सुनते हैं, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं, वहीं हम ज़्यादा बोलते हैं। और जहाँ हमारी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, वहाँ हम बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें ये बोलता है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, इसीलिए वह घर में बात नहीं करती, विद्यालय में काफ़ी बात करती है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। देखिए साथियों, इसमें बताया है कि हमें विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना है। तो हम किस क्षेत्र में विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स आप बताइए एक बार इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है, इसमें हम इसके अंतर्गत हम शिक्षण, अधिगम, समृद्धि, अभिप्रेरणा, संवेग, चरित्र, विकास, संवृद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता, रुचियाँ, इस तरह सभी टॉपिक इस शिक्षा मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, शिक्षण, अधिगम, समृद्धि, अभिप्रेरणा है, संवेग है, चरित्र, वृद्धि एवं विकास, व्यक्तित्व, ये सभी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और हमें विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए इन्हीं विषयों की ज़रूरत होती है, और ये सभी विषय शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा पीछे सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी कि बच्चे को उसके अंदर छिपी हुई शक्तियों के बारे में बताना, उसको जगाना कि आप ये काम कर सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, उसको मोटिवेट करना। तो जब अभिप्रेरणा का मतलब तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि नए अधिगम से उसको अलग करती है। तो ये ऑप्शन तो एकदम से रॉन्ग हो गया। ये शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। एक बार के लिए इस पे आप टिक कर लो ऑप्शन नंबर बी पे। अब ऑप्शन नंबर सी पढ़िए। शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑप्शन नंबर बी से भी ज़्यादा मजबूत आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को आप एक बार टिक करो। ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए। शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ये बिल्कुल नहीं है कि अभिप्रेरणा जो है, अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे तो उसकी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। अभिप्रेरणा जो है बच्चों के अंदर रुचि का विकास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली खालिस्तान की ओर संकेत करती है। देखिए पाठ्यचर्या के बारे में बात हो रही है। पहला ऑप्शन है, विद्यालय का संपूर्ण पाठ कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव करते हैं। ऑप्शन तो यही सही लग रहा है। बाकी एक बार हम सभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। थर्ड ऑप्शन है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। देखिए गाइज, फर्स्ट ऑप्शन में यह बोला है कि संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है,
और हमारे विद्यालय में जो पाठ्यचर्या होती है उसके अनुसार भी हम बच्चों को हर रोज विद्यालय का काम देते हैं। उनकी दिनचर्या बनी रहती है कि आज ये काम करना, कल वो काम करना है। इससे उनको नया अनुभव मिलता रहता है। तो फर्स्ट आंसर इसका सही लग रहा है। इसका राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यानी जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके अंदर जो खेल पद्धति है वो किस पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। थर्ड ऑप्शन है शिक्षण के समाजशास्त्र सिद्धांतों पर। फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। देखिए फ्रेंड्स, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति अपनाने से बच्चों में सक्रियता बढ़ती है और उनका मानसिक व शारीरिक विकास होता है। सिर्फ शारीरिक विकास ही नहीं होता खेल पद्धति से, उनका मानसिक विकास भी होता है। एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शारीरिक विकास के साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। और शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंध है? पहला है सीखने का प्रभाव नियम, दूसरा ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवर्ती नियम, और तीसरा ऑप्शन है सीखने का नियम, और चौथा ऑप्शन है सीखने का सादृश्यता नियम। तो फ्रेंड्स आप आंसर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए दोस्तों, सीखने का जो प्रभाव है, प्रभाव नियम जो सीखने का अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। सीखने का जो प्रभाव का जो नियम है, जो पीछे समय में उसने जो अनुक्रियाओं के आधार पर जो नई प्रक्रियाएं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सीखने का प्रभाव का नियम जो है उसी के अनुसार बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। साथियों, सीखने का जो नियम है, जैसे प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये तीनों नियम जो है मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने दिए थे। ये उनके मुख्य नियम हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। खालिस्तान प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। पहला ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना। यही ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है कि दूसरों के साथ झगड़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रतिभाशाली नहीं है। प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का ये संकेत, ये लक्षण बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरे विद्यार्थियों के साथ या अन्य के साथ झगड़ा करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी बार हम पढ़ लेते हैं। सेकंड ऑप्शन अभिव्यक्ति में नवीनता। ये तो प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स का गुण है, वो अपने आप में नए विचारों का समायोजन करता रहता है, नई नई बातें सीखता रहता है। थर्ड ऑप्शन है जिज्ञासा, उसके अंदर इच्छा रहती है कुछ नया करने की, नया सीखने की, ये तो प्रतिभाशाली का गुण है। फिर है सृजनात्मक विचार, ये भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी का गुण है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट आंसर है इसका ए, ये इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। सेकंड है विशेष विद्यालयों में। थर्ड है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा। और फोर्थ है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो फ्रेंड्स आप बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका।
फ्रेंड्स, आप वीडियो को पॉज करके आप एक बार आंसर इसका देख सकते हैं और फिर अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो बताया है वो सही है या नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इनके विकास के लिए विद्यालय का जो वातावरण है और शिक्षकों का प्रति जो व्यवहार है वो भी सुधारा जाना चाहिए, ताकि जो मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए बच्चे हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। और समावेशी शिक्षा भी यही बोलती है कि यदि हम विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनको अन्य बच्चों के साथ अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे वो, तो उनसे उनके मन में हीन भावना नहीं होगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि हमें अलग से बैठा दिया, उनके मन में नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इसलिए उनको सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उन्हें सामान्य बच्चों के साथ ही शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। आकलन को उपयोगी, ध्यान दीजिएगा, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए खालिस्तान के प्रति सचेत होना चाहिए। देखिए, हमें आकलन को उपयोगी और रोचक बनाना है तो हमें किसके प्रति सावधान रहना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। थर्ड ऑप्शन है प्रतिपुष्टि देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। और फोर्थ ऑप्शन है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इससे बच्चे में ये होगा कि मैं औसत विद्यार्थी हूँ, ये बुद्धिमान है, ये मंद बुद्धि है, ये जड़ बुद्धि है। इससे विद्यार्थियों में एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, उनमें हीन भावना होती है, उनमें तुच्छपन आता है कि भाई हम तो छोटे हैं और ये बड़े हैं, ऐसा उन्हें महसूस होता है। इसलिए इसका राइट आंसर जो है 24 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि देते समय हमें सचेत रहना चाहिए। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है गणितीय विकास, और दूसरा ऑप्शन है पठन विकार, तीसरा ऑप्शन है व्यवहार संबंधी विकास, चौथा ऑप्शन है मानसिक विकास। देखिए फ्रेंड्स, डिसलेक्सिया जो है एक ऐसा पठन विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में समस्याएं होती हैं। डिसलेक्सिया जो है एक अधिगम विकलांगता है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दर्शय अंकन की कठिनाई के रूप में होता है, या यूं कहें विशेष तौर पर मनुष्य निर्मित लेखन प्रणालियों को पढ़ने में समस्या होती है। इसलिए डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार है। तो इसका राइट आंसर जो है 25 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। बच्चों की सीखने के प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। देखिए भाई, माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए। पहला ऑप्शन है अग्रोन्मुखी, दूसरा ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण, तीसरा तटस्थ, चौथा है नकारात्मक। चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया माता पिता को नकारात्मक तो कभी नहीं होना चाहिए, ये ऐसी भूमिका कभी नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए सहानुभूतिपूर्ण, अगर माता पिता का व्यवहार हमेशा सहानुभूतिपूर्ण होगा तो बच्चों का विकास संभव नहीं होगा। बच्चे बार बार गलतियां करेंगे और माता पिता उस पर दया भाव दिखाते रहेंगे तो उनका जो है सीखने की प्रक्रिया अच्छी तरह से नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। अब देखिए तटस्थ भी गलत है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए अग्रोन्मुखी। तो माता पिता को बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में हमेशा अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27,
विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वृद्धि एवं विकास के चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। देखिए पहला ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, विकास और वृद्धि इन दोनों में यही अंतर है कि वृद्धि एक समय के पश्चात रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जीवन पर्यंत चलती रहती है। इंसान जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, इसलिए विकास जो है एक निरंतरता का सिद्धांत जो है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो फ्रेंड्स आप अपने लेवल पे बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि का मतलब होता है कि सूझबूझ के द्वारा सीखना, और यह सिद्धांत फ्रेंड्स गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी है। इसका जो सिद्धांत दिया है गेस्टाल्ट के जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दिया है। और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कौन से होते हैं? गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक कौन से हैं? जैसे वर्देमियर, कोहलर, कोफका, लेविन, ये सभी जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। फ्रेंड्स गेस्टाल्टवाद जो है यह एक गेस्टाल्ट जो है जर्मन शब्द है। इसका अर्थ होता है कि एक आकृति को पूर्णता या समग्रता के रूप में लेना। तो फ्रेंड्स 28 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए फ्रेंड्स जो कोहलर मनोवैज्ञानिक था उसने चिंपैंजी जो बंदर की प्रजाति उसके ऊपर प्रयोग किया था, वह एक गेस्टाल्टवादी है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए 29 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है इसमें बालक की अवस्थाओं के बारे में जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। बालक की जो अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सभी बालक की अवस्थाएं हैं। तो यह ये पूछ रहा है कि किस अवस्था में बालक जो है समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जब बालक 12 वर्ष से ऊपर हो जाता है तो वह किशोरावस्था में चला जाता है। 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु है किशोरावस्था होती है, और किशोरावस्था जो है बाल्यावस्था के बाद और प्रौढ़ावस्था से पहले की अवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर जो है 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है कि बालक जो है किशोरावस्था में ही अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बौद्धिक विकास जो है या संज्ञानात्मक विकास कहें, यह जीन पियाजे ने दिया था। यहाँ लिखा पियाजे द्वारा, इनका पूरा नाम जो है जीन पियाजे है, और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग किया था। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो देखा कि उनका बौद्धिक विकास यानी जो संज्ञानात्मक विकास जो है वो कितना बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है किन किन अवस्थाओं से गुजरता है और उसमें कैसे संज्ञानात्मक विकास होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। हमने ये वर्ष 2011 का क्वेश्चन पेपर का ये सोल्व किया है, CDP पोर्शन सोल्व किया है हमने। तो फ्रेंड्स आपको यदि हमारे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपके सारे पर्सन का अभ्यास हो सके और आने वाली परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। धन्यवाद।